हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल चैम्पियन। स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मृता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती है। इस शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो यहाँ पे पूछ रहा है घूमर की शैली किस राज्य से हुई है। तो घूमर जो है वो हमारा राजस्थान का डांस है। कहाँ का है? राजस्थान का नृत्य है घूमर। फिर हम लोग देखेंगे पंजाब। पंजाब का जो है वो है जूली, किकली, लुड्डी, ये सब कहाँ का है? पंजाब का है। गुजरात का गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लास्या, जूरीथुन, भवई, पधार, ये सब गुजरात का है। हम लोग याद रखें, गुजरात का गरबा हो गया, डांडिया हो गया, टिप्पानी हो गया, लास्या हो गया, जूरीथुन हो गया, भवई हो गया, पधर हो गया। ओडिशा के कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे तो घुमुरा, पाला, ये सब कहाँ का है? उड़ीसा का है। राजस्थान के कुछ और डांस को देखेंगे हम लोग तो गेर, पनिहारी, तेरह ताली, ये सब कहाँ का है राजस्थान का है। अगर तेरह ताली पूछे एमपी हो ऑप्शन में, राजस्थान हो, तो हम लोग राजस्थान को लगाएंगे। तेरह ताली जो है वो एमपी का भी डांस है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है? ओडिसी नृत्य से है तो सुजाता मोहपात्रा, रूट वर्ड है। यहाँ पे देखेंगे सुजाता मोहपात्रा, ये कहाँ से संबंधित है? तो ओडिशा से संबंधित है, ओडिसी डांसर है। हम लोग ओडिशा के कुछ और डांसर को देखेंगे तो एक है केलुचरण महापात्रा, जिनकी वाइफ है लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, इनके बेटा है रतिकांत महापात्रा, फिर उनकी बहू है, पुत्र वधू है सुजाता महापात्रा। सुजाता महापात्रा जो है केलुचरण की बहू है। ठीक है, ये सुजाता महापात्रा किस नृत्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य से संबंधित है। इसका सृजन कब हुआ था? 1993 में हुआ था ओडिसी नृत्य का सृजन। फिर यहाँ पे कि मायाधार राउत और मधुमा राउत, ये सब भी ओडिसी डांसर से संबंधित हैं। फिर यहाँ पे बिरजू महाराज किससे संबंधित है? तो बिरजू महाराज जो कथक से संबंधित है। कथक, बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी कहाँ से संबंधित है? भरतनाट्यम से। शोभना नारायण, शोभना नारायण किससे संबंधित है? कथक। शोभना नारायण थकती नहीं है, शोभना नारायण कथक से संबंधित है। रुक्मणी देवी जो है भारतनाट्यम, तमिलनाडु भारतनाट्यम से संबंधित है। बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, विकल्पों में से उस संगीतकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा है, सरोद से रिलेटेड है, सरोद से संबंधित है, उनका हम लोग को ढूंढना है, उन संगीतकार को ढूंढना है। तो कौन हो जाएंगे? अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान जो है वो सरोद से जुड़े हुए हैं। हमारा है दूसरा हरिप्रसाद चौरसिया। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी वादक है, वो बांसुरी बजाते हैं। हरिप्रसाद, हरिप्रसाद, हरि किसका नाम है? कृष्ण जी का नाम है। जैसे हम लोग इसे कोरिलेट कर सकते हैं, हरिप्रसाद जो है वो किससे संबंधित है? बांसुरी से संबंधित है। अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी का किनसे संबंधित है? सुरबहार, सुरबहार। विलायत खान क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। विलायत खान सितार बजाते हैं। अन्नपूर्णा देवी के पति कौन है? रविशंकर है। अन्नपूर्णा देवी का वास्तविक नाम क्या है? तो रोशन आर नाम है इनका। वास्तविक नाम क्या है? रोशन आर, रोशन आर। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी सदा सुरबहार से संबंधित है। इनके पति का नाम रविशंकर है और ये वास्तविक नाम इनका है रोशन आर। ठीक है, सरोद के इन और वादक कौन कौन है? तो विश्वजीत राय चौधरी सरोद, विश्वजीत चौधरी, अमित गोस्वामी, अमित गोस्वामी भी सरोद बजाते हैं। जरीन दारूवाला, जरीन दारूवाला ये भी सरोद वादक है, जरीन दारूवाला। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय। तो इसकी स्थापना 2005 में हुआ था। याद रखेंगे हम लोग कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की कब हुई थी स्थापना? तो 2005 में हुई थी। लेकिन इसका घोषणा कब होता है? तो घोषणा हुआ था इसका 2004 में। इसको यूके का साहित्य पुरस्कार मिला था। यूके का ये साहित्य पुरस्कार है। इंटरनेशनल बुक पुरस्कार क्या है? तो यूके का ये साहित्य पुरस्कार है। इसमें पहले व्यक्ति किसको मिला था जिसको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था? तो पहले व्यक्ति कौन है? इस्माइल कादरी, इस्माइल कादरी को मिला था। याद रखेंगे। एकमात्र भारतीय को कब मिला? तो 2022 में गीतांजलि श्री को मिला है। टॉम ऑफ सेट, रेत की समाधि के लिए जो है उनको इंटरनेशनल बुक अवार्ड मिला है। 2023 में किसको मिला है? तो जॉर्जियो गोस्पोडिनो, बुल्गारिया के ही लेखक है, उनको मिला है। इनके उपन्यास कौन था? टाइम शेल्टर के लिए मिला है। अब हम लोग बात करते हैं मेन बुकर प्राइज़ की। तो मेन बुकर प्राइज़ की शुरुआत कब हुई है? तो बहुत पहले शुरू हुआ है, 1969 में शुरू हुआ है। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड से पहले शुरू हुआ है 1969 में। और इंटरनेशनल कब हुआ था? 2005 में हुआ था। पहले भारतीय कौन है जिनको ये मिला है? तो पहले भारतीय है वीएस नायपाल। 1971 में इनको मिला था पहले भारतीय को बुकर अवार्ड। 1969 में इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। पहले भारतीय किसको मिला है? तो वीएस नायपाल को मिला है 1971 में। पहली महिला कौन है? तो पहली महिला जो है अरुंधति राय है, इनको मिला है।
नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के फाइनल में राजस्थान के खिलाफ कौन सी टीम विजय हुई। किसके खिलाफ बोल रही है, राजस्थान के खिलाफ, मतलब उप विजेता राजस्थान के खिलाफ कौन सी टीम विजयी हुई है, तो कौन हो जाएगा, हरियाणा। विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी किस में दी जाती है, तो क्रिकेट के क्षेत्र में दी जाती है। इसको पहली बार जीता था, किसने जीता था, हरियाणा ही जीता था। ठीक है, इसमें तीनों में कितनी टीम मैंने भाग लिया था, 38 टीमें। ये वनडे होता है, ओडीआई होता है, कितने ओवर का होता है, तो 50 ओवर का होता है। पहली बार कब हुआ था, तो 2002 से 2003 में हुआ था। विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार कब हुआ था, 2002-2003 में हुआ था पहली बार। और इसमें 50 ओवर का ये होता है। 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट संबंधित है। इसकी शुरुआत कब होती है, 2006-07 में इसकी शुरुआत होती है। इसमें पंजाब जीता था और बड़ौदा हार गया था। पंजाब जीता था और बड़ौदा हारा था। ठीक है, राजस्थान जो है उप विजेता है। इसमें जीता कौन था, हरियाणा जीता था। इसमें कितना, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 200 ओवर होता है, 200 ओवर होता है। फिर है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी 2023 में सौराष्ट्र जीता था और बंगाल हार गया था। इसका शुरुआत कब हुआ था, 1934-35 में हुआ था। नेक्स्ट है फीफा ने पहली बार विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया था। फीफा पूछ रहा है, फीफा पहली बार विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया था, तो पहली बार जो है वो मोंटेवीडियो में किया था। मोंटेवीडियो में किया था फीफा पहली बार विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप। ये कहाँ पे हुआ था, वर्ल्ड फुटबॉल चैंपियनशिप पहली बार, तो ये हुआ था मोंटेवीडियो में। उरुग्वे की राजधानी है, उरुग्वे की राजधानी में हुआ था, मोंटेवीडियो में। फीफा से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि फीफा वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। जीता कौन था, तो उरुग्वे जीता था। उप विजेता कौन था, तो अर्जेंटीना था उप विजेता। पहली बार कब हुआ था, 1930 में हुआ था। फीफा का वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था। इसमें जीता कौन था, उरुग्वे जीता था। हारा कौन था, तो अर्जेंटीना हारा था। फीफा वर्ल्ड कप कब कब नहीं हुआ है, तो 1942 में और 1946 में, ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से ये जो फीफा वर्ल्ड कप नहीं हुआ है। प्रत्येक 4 साल में होता है वर्ल्ड कप। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप में का विजेता कौन था, तो दोहा कतर था। ठीक है, दोहा कतर में हुआ था। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे हुआ था, तो दोहा में हुआ था, जो कतर की राजधानी है। कतर, दोहा में हुआ था। इसका विजेता कौन था, तो अर्जेंटीना विजेता था। इसका उप विजेता कौन था, तो फ्रांस था। 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसके विजेता कौन है, तो उसके विजेता जो है वो अर्जेंटीना है। उप विजेता जो है फ्रांस है। ठीक, फिर 2026 में नेक्स्ट होगा, 4 साल पे होता है। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है, तो यूएसए, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, इन 3 कंट्रियों में होने वाला है। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता है फुटबॉल का, तो ब्राज़ील जीता है, 5 बार जीता है। और संयुक्त रूप से बोले तो इटली और जर्मनी जो है वो 4 बार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुजरात का कड़हाना बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बड़ा है। कौन सा बांध की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कड़हाना बांध। तो कड़हाना बांध जो है वो माही नदी पे बना हुआ है। कौन सी नदी पे बना है, माही नदी पे। गुजरात का कड़हाना बांध निम्नलिखित में से किस नदी पे बना है, तो माही नदी पे। कौन सा बांध है, कड़हाना बांध है, वो माही नदी पे बना है। एक है मंजीरा। मंजीरा कहाँ पे है, तो तेलंगाना के निजाम सागर बांध पे बना है। तेलंगाना के निजाम सागर बांध पे बना है मंजीरा। मंजीरा कहाँ पे है, तो तेलंगाना का निजाम सागर बांध पे बना है मंजीरा, याद रखिएगी। साबरमती तो हम लोग जानते हैं, ये कहाँ पे, गुजरात में है। गुजरात के घारोई बांध पे है। गुजरात के घारोई बांध पे है साबरमती। ताप्ती, ये भी गुजरात में है, उकाई बांध पे। उकाई बांध पे क्या है, ताप्ती बांध है। उकाई बांध पे ताप्ती नदी है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। कह रहे हैं कि वो किस नदी पे बना है, तो माही नदी पे बना है। काधना बांध जो गुजरात में है। मंजीरा नदी पे जो है वो निजाम सागर बांध बना है तेलंगाना का। साबरमती पे जो है वो घारोई बांध बना है गुजरात का। ताप्ती नदी पे जो है उकाई बांध बना है गुजरात में। ठीक है, अब वीरांगना लक्ष्मी बांध भी, ये भी कहाँ पे है, गुजरात में ही है, नर्मदा नदी पे। कहाँ पे, नर्मदा नदी पे। धौली बांध कहाँ पे, मधुमती नदी पे, गुजरात में। सरदार सरोवर बांध, ये भी नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी से बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि देखो वीरांगना लक्ष्मी भाई बांध कहाँ पे, नर्मदा नदी पे। सरदार सरोवर बांध, ये भी नर्मदा नदी पे। धौली बांध की बात करें तो मधुमती। ठीक है, ताप्ती जो है उकाई बांध पे। साबरमती घारोई बांध गुजरात पे। मंजीरा जो है तेलंगाना निजाम सागर बांध पे है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग।
भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम कहाँ होता है? ठीक है, यहाँ पे पूछा है। हम लोग जानते हैं कि क्या होता है हमारे पास 5 नदी है, 5 है। तो अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी के साथ संगम कहाँ पे होता है? तो अलकनंदा और जब भागीरथी मिलते हैं तो ये देवप्रयाग बनाता है, देवप्रयाग के साथ होता है। प्रयागराज तो हम जानते हैं, इसमें तीन त्रिवेणी इसको कहा जाता है, जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, त्रिवेणी, ये है प्रयागराज में। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आता है। यहाँ पे तो अलकनंदा जो है वो सबके साथ आएगा, और दूसरी नदी जो मिलेगी वो तो रुद्रप्रयाग जब अलकनंदा से मिलेगी तो कौन सा नदी बनेगा? मंदाकिनी नदी बनेगा, मंदाकिनी बनेगा। क्या बनेगा? मंदाकिनी बनेगा। जब कर्णप्रयाग अलकनंदा से जुड़ेगी तो क्या बनेगा? पिंडर बनेगा। नंदप्रयाग जब मिलेगा अलकनंदा से तो नंदकानी बनेगी। विष्णुप्रयाग जब मिलेगा तो धौलीगंगा बनेगी। याद रखेंगे हम लोग। रुद्रप्रयाग जब अलकनंदा से मिलेगा तो मंदाकिनी, मंदाकिनी। कर्णप्रयाग जब अलकनंदा से मिलेगा तो पिंडरानी, और नंदप्रयाग जब मिलेगा तो नंदकनी, और विष्णुप्रयाग जब मिलेगा तो धौलीगंगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के किसके संविधान से ली गई है? ये पूछ रहा है कि जो हमारे भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है इसको हम लोगों ने कहाँ से लिया है? तो इसको हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, इससे हम लोगों ने लिया है। प्रस्तावना की भाषा को हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। प्रस्तावना को कहाँ से ले रखा है हम लोगों ने? तो प्रस्तावना को हम लोग अमेरिका से ले रखे हैं। प्रस्तावना की भाषा को हम लोग ऑस्ट्रेलिया से ले रखे हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन जो आर्टिकल 108 है, इसको हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो इसको भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिखे हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि प्रस्तावना को हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो अमेरिका से लिए हैं। प्रस्तावना की भाषा को हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। और संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है आर्टिकल 108 में जिसको बताया गया है, उसको हमने कहाँ से लिया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है। कनाडा से हम लोगों ने क्या किया है? तो केंद्र अवशिष्ट शक्ति जो है इसको हम लोग कहाँ से ले रखे हैं? कनाडा से लिखे हैं। जो मौलिक कर्तव्य हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, पंचवर्षीय योजना है, फिर प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, ये सब चीज़ को हम लोग कहाँ से ले रखे हैं? यूएसएसआर रशिया से हम लोग इसको ले रखे हैं। एकल नागरिकता हम लोग कहाँ से ले रखे हैं? तो ब्रिटेन से ले रखे हैं। ब्रिटेन से और क्या क्या ले रखे हैं हम लोग? तो एकल नागरिकता ले रखे हैं, द्विसदन, वेस्टमिंस्टर प्रणाली, ये सब कहाँ से ले रखे हैं हम लोग? ब्रिटेन से ले रखे हैं। क्या क्या लिखे हैं ब्रिटेन से हम लोग? एकल नागरिकता, द्विसदन, वेस्टमिंस्टर प्रणाली, ये सब अमेरिका से ले रखे हैं हम लोग। फिर है संविधान संशोधन, राज्यसभा का सदस्य चुनाव कहाँ से ले रखे हैं हम लोग? संविधान में संशोधन कर सकते हैं, राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव करवा सकते हैं, ये सब हम लोग कहाँ से ले रखे? तो ये सब हम लोग साउथ अफ्रीका से ले रखे हैं, साउथ अफ्रीका से। समानता, बंधुत्व, ये सब हम लोग कहाँ से ले रखे हैं? इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जिसको बोलते हैं वो, ये सब हम लोग फ्रांस से ले रखे हैं। कहाँ से ले रखे हैं? फ्रांस से ले रखे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? कौन सा उपबंध जो कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से जो क्या लिया गया? उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये हम लोग कहाँ से ले रखे हैं? तो ये हम लोग कनाडा से ले रखे हैं। ठीक है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी हम लोग कनाडा से ले रखे हैं। यूएसए से हम लोग क्या ले रखे हैं? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो जुडिशरी सेक्टर है उसका वो इंडिपेंडेंट रहेगा, और तीनों सेक्टर, 2 सेक्टर से, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से, इसको हम लोग कहाँ से ले रखे हैं? इसको हम लोग अमेरिका से लिखे हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसको हम लोग कहाँ से लिखे हैं? यूएसए से ले रखे हैं। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, जो समवर्ती सूची है हमारा, इसकी संकल्पना, इसको हम लोग कहाँ से ले रखे हैं? तो इसको ऑस्ट्रेलिया से ले रखे हैं। समवर्ती सूची की संकल्पना, इसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो, ये हम लोग अमेरिका से ले रखे हैं। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार हो, ये हम लोग कहाँ से ले रखे हैं? कनाडा से ले रखे हैं। और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, इसको भी हम लोग कनाडा से ले रखे हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? जो हमारा संविधान सभा था उसमें महिला प्रतिनिधि कितनी थी? तो 15 महिलाएं थी। कितनी महिला थी? 15 महिला थी। इसमें बोल रहे संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। इसको भंग कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को भंग किया गया था। 1946 में स्थापना हुई, 1950 में इसको भंग कर दिया गया था, 24 जनवरी 1950 में। इसमें कुल सदस्य कितना थे? तो 389 सदस्य थे। अगर पूछे संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389 थे। भंग कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। गठन कब किया गया था? तो इसको 6 दिसंबर 1946 को गठन किया गया था।
इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी संविधान सभा में? तो बेगम एजाज रसूल। ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी, बेगम एजाज रसूल। एकमात्र दलित महिला कौन थी? तो दक्षियानी वेलयुधन। ये एक मात्र दलित महिला थी, दक्षियानी वेलयुधन। ठीक है। 17वीं लोक सभा हुआ है 2019 से 24 में। इसमें महिला सांसद कितनी है? तो इसमें महिला सांसद जो है वो 78 है, 78 है। इसमें महिला सांसद कितनी है? 78 है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग करजन के पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? बोल रहा है कि करजन ने पुलिस प्रशासन की प्रणाली को जांच करने के लिए किस आयोग की गठन की थी? तो फ्रेजर आयोग। जो पुलिस प्रशासन है उसको जांच करने के लिए करजन ने किस आयोग की गठन की थी, नियुक्ति की थी? तो फ्रेजर आयोग की किया था। कब किया था? 1999 से 1905 में किया था। ठीक है। इसको 1902 में जो है रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग हुआ था, यूजीसी, यूनाइटेड ग्रांट कमीशन, इसकी भी की थी करजन ने। कुछ और हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये है किचनर आयोग। किचनर आयोग क्या था? तो इसमें 1902 में कनाडा इन चीफ के रूप में सेना सुधार आयोग लाया गया था। 1901 में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग का गठन हुआ था। 1901 में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है। फिर 1904 में स्मारक संरक्षण अधिनियम आया था। जो भी मोन्यूमेंट स्मारक है उसको संरक्षण करने का अधिनियम कब आया था? तो 1904 में आया था, करजन लेके आया था। नेक्स्ट है किस दिल्ली सुल्तान ने भारत में नहरों का जाल बिछाया था? नहरों का जाल हम लोग ध्यान से देखेंगे। नहरों का जाल किसने बिछाया था? दिल्ली सल्तनत की बात है, दिल्ली सुल्तान की ने दिल्ली सल्तनत की बात है। भारत में नहरों का जाल, तो नहरों का जाल किसने बिछाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बिछाया था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल हम लोग देखें तो कब है? 1951 से 1988। 1351 से 1388 में इसका फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था। नहरों का जाल इसने ही बिछवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने ही। फिर है लगभग 300 नगरों की स्थापना भी की थी फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे ज़्यादा नगरों फिरोज शाह तुगलक के काम ही बनाया था। लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी। दारुल सफ़ा क्या होता है? अस्पताल बनवाया गया था। ये भी किसके काल में? फिरोज शाह तुगलक काल में। फिर दान विभाग बनाया गया था दीवान ए खैरात में। दीवान ए खैरात जिसको बोलते थे दान विभाग, दीवान ए खैरात, दारुल सफ़ा अस्पताल, और लगभग 300 नगरों की स्थापना भी की थी। ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाने वाला भी ये था दिल्ली सल्तनत का फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार का 5वीं मंजिल भी किसने बनवाया था? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक बनाया था। पहला तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था। दूसरा, तीसरा, चौथा ये किसने बनाया था? इल्तुतमिश बनाया था। पहला किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरा, तीसरा, चौथा इसको इल्तुतमिश ने बनाया था। और 5वां मंजिल जो पूरा किया था फिरोज शाह तुगलक ने पूरा किया था। नहरों का अगर क्वेश्चन आ जाए, नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक है, 1320 से 1325 ईस्वी तक। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था जो नहरों का निर्माण करवाने वाला। लेकिन नहरों का जाल बिछाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और निर्माण किसने करवाया था? पहला शासक तो गयासुद्दीन तुगलक ने, 1320-25 याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो 8 वर्ष बाद। उसकी जो हमारा अशोक है वो 269 में क्या हुए थे? शासन हुए थे। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 में, 269 BC में उनका राज्याभिषेक हुआ था, 269 में। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? 271 में, 271 BC में जो है वो कलिंग युद्ध हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? दया नदी के किनारे हुआ था। ठीक है। कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कलिंग युद्ध जो है उत्तरी राजधानी तोसली, दक्षिणी राजधानी जौघाट में हुआ था। इसके 13वें कलिंग युद्ध का वर्णन किस में है? तो 13वें शिलालेख में वर्णन है इसका, कलिंग के युद्ध का। इसमें है युद्ध नीति को बदला था भैरी घोषी में। भैरी घोष क्या है? तो इसमें युद्ध की नीति को बदल कर किया था। धम्म घोष क्या है? जिसमें शांति की नीति अपनाई थी अशोक ने। फिर बाद में कौन से धर्म को अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था बाद में। धम्म घोष क्या बोलते हैं? जब अशोक ने शांति की नीति अपनाई थी। भैरी घोष क्या है? भैरी घोष में युद्ध की नीति को बदला था, कलिंग युद्ध का शिलालेख का वर्णन किस में है? तो 13वें शिलालेख में वर्णन है कलिंग युद्ध का। 261 BC में हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? दया नदी के किनारे में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे।
नेक्स्ट है एक अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है जो विशिष्ट रूप से निफ्ट प्रणाली में भाग लेने वाली बैंक शाखा की पहचान करता है। कौन है? तो IFC है। 11 अंकों का ये कोड होता है। प्रथम 4 अंक जो है बैंक का कोड बताता है, 5वां अंक जो है वो 0 होता है और बाकी 6 अंक जो है वो ब्रांच कोड बताता है। IFC की फुल फॉर्म देखें तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFC की हम लोग फुल फॉर्म देखें तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये 11 अंकों का कोड है। RTGS का फुल फॉर्म देखें, RTGS, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें हम लोग मिनिमम 2 लाख रुपये दे सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। NFT क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसमें मिनिमम हम लोग 1 रुपये दे सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जितना मन हो उतना दे सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पौष्टिकरण विधि में सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए दूध को किस तापमान डिग्री सेल्सियस में 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है? पेस्चराइजेशन बोल रहा है कि जो दूध में है, ठंडे दूध में क्या होता है? कीड़ा होता है, इसलिए मना किया जाता है, दूध को गर्म करके पीना चाहिए। तो बोल रहा है 15 से 30 सेकेंड तक गर्म डिग्री सेल्सियस पे इसको तापमान पे गर्म करके जो दूध को मारने की जो विधि है, पौष्टिकरण विधि, ये जो है सूक्ष्म जीव को मारने किस तापमान डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है? तो किस टेम्परेचर पे? 70 डिग्री टेम्परेचर पे। किस पे? 70 डिग्री टेम्परेचर पे। शुरू किसने किया था इसको? लुई पास्चर ने शुरू किया था 1862 में। तो बोल रहा है दूध को किस टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है पेस्चराइजेशन में? तो 70 डिग्री सेल्सियस पे। इसको हम लोग याद रखेंगे। 70 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म किया जाता है। किसने शुरू किया था? लुई पास्चर ने शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1862 में शुरू किया था। नेक्स्ट है मानव रक्त का pH मान क्या होता है? जो ह्यूमन ब्लड है उसका pH वैल्यू क्या होगा? तो उसका pH वैल्यू क्या हो जाएगा? 7.4 हो जाएगा। ठीक है, मानव रक्त का 7.4 हो जाएगा। अगर इसको हम वैल्यू देखें तो 7.35 से 7.45 के बीच में रहता है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? क्या बोल रहा है? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का अध्यक्ष। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो पासा पटेल को। याद रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पासा पटेल को नियुक्त किया गया है। NDRF क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसके महानिदेशक हैं। NDRF के अध्यक्ष कौन होते हैं? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसके जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर खुद इसके अध्यक्ष होते हैं। NDRF एक्ट कब आया था? 2005 में आया था। BJ कुरियन क्या है? तो साउथ इंडियन बैंक के अध्यक्ष है। साउथ इंडियन बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो BJ कुरियन है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष राज्य सुरक्षा बल को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को क्या बोलते हैं? नामदफा टाइगर रिजर्व है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व भी है, कमलगाम टाइगर रिजर्व भी है। ये सब कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। 3x2 का अवार्ड, मतलब अगर बाघों की संख्या क्या कर दे हम लोग, दोगुना कर दे, इसके लिए 3x2 अवार्ड मिलता है। तो 3x2 अवार्ड 2023 किसको मिला है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों को संयुक्त रूप से मिला है पेंच टाइगर रिजर्व के लिए। पेंच टाइगर रिजर्व विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है अरुणाचल प्रदेश में। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? तो 1 अप्रैल 1973 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो कैलाश सांखला को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? कैलाश सांखला को। टाइगर प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1973 को। पहले टाइगर प्रोजेक्ट में कितने टाइगर रिजर्व थे? 9 टाइगर रिजर्व थे। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा टाइगर जो है पहला नंबर पे कहाँ है? MP में है। दूसरे पे क्या है? कर्नाटक है। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे? फर्स्ट वन MP, दूसरा में कर्नाटक। पहला बार टाइगर प्रोजेक्ट में कितने टाइगर रिजर्व थे? तो 9 टाइगर रिजर्व थे। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर क्या है? तो वही पुष्पा, कभी झुकेंगे नहीं, अल्लू अर्जुन हमारे। तो वह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 जो नेशनल फिल्म अवार्ड है, उसमें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मतलब बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तेलुगु एक्टर। तो ये अल्लू अर्जुन है पुष्पा मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस पूछे तो आलिया भट्ट है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कृति सेनन को भी मिला है मिमी के लिए। डायरेक्टर कौन थे? तो डायरेक्टर है निखिल महाजन गोदावरी के लिए। थैंक यू।